हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। हम पढ़ेंगे BPAE 144 सोशल पॉलिसीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। ऑलरेडी इसकी क्लास इंग्लिश मीडियम में यूट्यूब पर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ये हिंदी मीडियम क्लास है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर आज हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है सोशल पॉलिसीज़। बुक का नाम ही है सोशल पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। तो पहले पढ़ते हैं सोशल पॉलिसीज़ क्या है, सोशल पॉलिसीज़ क्या होती हैं। सोशल पॉलिसीज़ वो हैं जो एक गवर्नमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक जो हमारा क्या होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही उसी से ही निर्धारित होती है। क्या कहलाती है? हमारी सोशल पॉलिसीज़ कहलाती हैं। ठीक है, अब ये पॉलिसीज़ बनाई क्यों जाती हैं? पूरे एक गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, जो सरकार हम चुनते हैं वही सरकार क्या बनाती है? पॉलिसीज़ बनाती है। हम सरकार चुनते हैं वर्क करने के लिए कि वो जनता का क्या करेगी, देश का क्या करेगी, वेलफेयर करेगी, कल्याण करेगी। तो गवर्नमेंट भी सोशल पॉलिसीज़ बनाती है लोगों के लिए। जो एक देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उन सभी के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। यही सब क्या होते हैं? हमारे सामाजिक विकास होते हैं। समग्र सामाजिक विकास के लिए बनाती है। ठीक है, जितने भी वर्ग हैं सबको क्या मिलना है? न्याय मिलना है, इक्वालिटी होनी चाहिए। इसीलिए सोशल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, साथ में इसका उद्देश्य क्या होता है? समाज में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय को बढ़ावा देना है। साथ में जितनी भी असमानताएं हैं, इनइक्वालिटी हैं, ठीक है, भेदभाव होता है रिलीजन्स को लेकर के, कास्ट को लेकर के, और हम यहाँ पर अपना जो हम दलितों को लेकर के जो हमने पहले से एक क्या बनाई हुई है अपने अंदर, एक सोच बना रखी है कि दलितों को क्या है, दलितों के साथ पहले से ही शुरू से असमानता होती आई है। तो उस असमानता को समाप्त करना है और प्रॉपर तरीके से जितने भी नागरिक हैं एक देश में रहने वाले, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या लाना है? इम्प्रूवमेंट लानी है। यही कहलाती है हमारी सोशल पॉलिसी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे इसमें सोशल पॉलिसी के उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहला तो है समानता और न्याय। सामाजिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जितने भी वर्ग हैं उन सभी में क्या लानी है? इक्वालिटी और जस्टिस दिलाना है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है और प्रॉपर तरीके से हमें हर एक सिटीजन के बीच में क्या कम करनी है? असमानता को कम करना है। आर्थिक असमानता हो सकती है वो, और सामाजिक असमानता हो सकती है, जिसे सोशल पॉलिसी के अंडर उसको उस उद्देश्य के जरिए क्या करना होता है? खत्म करना होता है। ठीक है, कोशिश यही रहती है कि असमानताओं को कम किया जाए। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड में सामाजिक सुरक्षा, जैसे कि वृद्ध, विकलांग और जितने भी गरीब आदि को क्या देना है? सुरक्षा प्रदान करनी होती है। ठीक है, ताकि उनके जीवन के जितने भी कठिन दौर होते हैं, जैसे कि उनकी बेसिक्स नीड्स होती है, बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं, बुनियादी नीडों में जो हमारा आता है 3 चीज़ आती है, फूड, शेल्टर, हाउस। अब 2 चीज़ और ऐड हो गई है, वो आती है हमारी एजुकेशन, और 5th पे आती है हमारी हेल्थ केयर। तो ये जो ज़रूरतें हैं इनको पूरा किया जाए, ये उद्देश्य किसका है? सामाजिक नीति का है। उसके बाद थर्ड है इसमें आपका शिक्षा और स्वास्थ्य का सुधार, जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें सभी को क्या होना चाहिए? यहाँ पर शिक्षित बनना है सिटीजन्स को, सभी को। ठीक है, सभी के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सभी वर्गों को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए और सभी के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्या है? उनकी शिक्षा में, उनकी एजुकेशन में और उनके हेल्थ केयर में, हेल्थ में क्या आना चाहिए? गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, फिर है यहाँ पर आपका फोर्थ सामाजिक एकता और शांति। अब इसका क्या मतलब है? इस नीति का सीधा सा उद्देश्य है कि एक देश में जितनी भी अलग अलग जातियां हैं, धर्म हैं और जो उनके वर्ग हैं, उनके बीच में क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए और सामाजिक शांति होनी चाहिए। जैसे कि वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, एग्जैक्टली यही होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए? सामाजिक एकता। जितनी भी अलग अलग जातियां हैं, धर्म है, वर्ग हैं, उनके बीच में एकता बनी रहे और शांति बनी रहे, सब मिलजुल करके एक सिटीजन, एक पूरे नेशन में रहें। ठीक है, फिर 5th पे है इसका हमारा आर्थिक विकास।
समाज में आर्थिक विकास भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे जैसे जनसंख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो उस जैसे जैसे जनसंख्या एक देश में बढ़ रही है तो उसको रोज़गार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं रोज़गार है, सामाजिक कल्याण है, जितनी जनसंख्या होगी उतना ही समाज क्या होगा, बड़ा होगा, फिर उसका वेलफेयर भी करना ज़रूरी है। और साथ में एक पूरी कंट्री का, एक ऑल ओवर कंट्री का, साथ में लोगों के साथ और उस पूरी कंट्री का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। ये किसके उद्देश्य होते हैं, हमारे सामाजिक नीति की, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब है इसमें कुछ कार्य क्षेत्र सामाजिक नीति के, जिसमें कि पहला है शिक्षा, फिर सेकंड है स्वास्थ्य, थर्ड है आपका गरीबी उन्मूलन। शिक्षा में क्या है, सीधा सीधा सा सामाजिक नीति जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है और उसमें सुधार लाना चाहती है, ठीक है, जिससे सभी वर्गों को क्या मिले, समान अवसर मिल सके। समान, अगर किसी व्यक्ति को, किसी एक इंडिविजुअल को अगर शिक्षा अच्छी मिलेगी, उच्च शिक्षा मिलेगी, वो शिक्षित होगा, शिक्षण उसको मिलेगा, ठीक है, और स्किल्स उसमें होगी, तो वैसे ही उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके आगे आने वाले फ्यूचर में, आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा, जॉब को लेकर के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो शिक्षा जो है, शिक्षा का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें सभी व्यक्ति को, सभी वर्ग के व्यक्तियों को समान तरीके से क्या मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है, और सभी को बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, सामाजिक नीति का शिक्षा क्षेत्र है। फिर आता है स्वास्थ्य क्षेत्र। स्वास्थ्य क्या होता है कि एक देश में जितनी हो सके डिसीज कम फैले, ठीक है, लोग स्वस्थ रहे, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी क्या होना चाहिए, सुधार आना चाहिए। जो हमारी गवर्नमेंट है सामाजिक नीति के जरिए क्या करती है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करती है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाती है, सुधार लाती है, जिससे स्पेशली कहाँ पर होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम फैसिलिटीज़ होती हैं हेल्थ केयर से लेकर के, ठीक है। तो स्पेशली वहाँ पर भी क्या करना है, उनकी लोगों की, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनकी स्वास्थ्य देखभाल को भी बेहतर बनाना है। फिर है यहाँ पर आपका गरीबी उन्मूलन। यह नीति गरीबों की मदद के लिए अलग अलग योजनाओं पर भी निर्माण करती है, ताकि वे उनकी जो जीवन है, उनका जो जीवन है वो क्या कर सके, वो बेहतर जी सके, ठीक है। साथ में आय सहायता, रोजगार योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा शामिल है। यानी कि यहाँ पर जो आय वितरण होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो आय सहायता मिलेगी, ठीक है। रोजगार यहाँ पर मिला, नई नई रोजगार योजनाएं एक गवर्नमेंट क्या करेगी, सामाजिक नीति के जरिए लॉन्च करेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, आय समानता होगी, लोगों के पास क्या होगा, उनकी जो बेसिक नीड्स है एटलीस्ट वो कम होगी, और साथ में सामाजिक सुरक्षा भी प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर यहाँ पर फोर्थ आता है हमारा आवास। आवास यानी कि घर। लोगों के पास, एक देश में सभी के पास क्या होना चाहिए, हाउसिंग शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, सभी के पास क्या होना चाहिए, अपने घर होने चाहिए। समाज के गरीब और जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उनके पास अपने अपने घर होने चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है, सामाजिक नीति के जरिए लोगों के पास आवास जो है वो सुनिश्चित कराती है, लोगों को घर प्रोवाइड करती है, विशेषकर कहाँ पर, शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए। दो ही जगह गरीब मिलते हैं, एक तो अर्बन एरियाज में और एक रूरल एरियाज में, ठीक है। तो उन सभी जितने भी वो गरीब हैं उन लोगों को क्या प्रोवाइड कराना है, आवास। ये कुछ क्षेत्र है किसके, सामाजिक नीति के, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा आता है भारत में गरीबी निपटने के लिए कई रणनीतियाँ और कार्यक्रम। गवर्नमेंट ने सामाजिक नीतियों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे योजनाएं चलाई हैं जिससे कि एक देश में, हमारे ही देश में, इंडिया में क्या रहे, रोजगार लोगों को पूरा तरीके से प्राप्त हो, और साथ में क्या हो, जितनी भी आय इनइक्वालिटी होती है, इनकम इनइक्वालिटी हो, इक्वालिटी होती है, असमानता होती है, उसको कम किया जा सके। तो पहला है हमारा इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये मोस्टली इसमें था, सिर्फ इसका उद्देश्य था कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार प्रोवाइड कराना, और साथ में 100 दिन के अंदर 100 दिन के भीतर लोगों को, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको रोजगार प्राप्त कराना था। किसके अंडर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत,
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास से ही हमें पता चल रहा है लोगों के पास एक जो ग्रामीण क्षेत्रों में और हमारे शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास जो घर की कमी थी, हाउसिंग शॉर्टेज हो रही थी, उसमें क्या करना था, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों के पास क्या सुनिश्चित कराया गया, लोगों को आवास सुनिश्चित कराया गया, घर सुनिश्चित कराए गए। ठीक है, आर्थिक रूप से मेनली उन्हीं लोगों के लिए था जो गरीब थे, यानी कि निम्न आय वर्ग वाले लोगों को, और आर्थिक रूप यानी कि EWS वाले लोगों को। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है यहाँ पर, थर्ड आता है हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA। अब इस अधिनियम का क्या उद्देश्य था, गरीबी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जितने भी लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे बिलो पॉवर्टी है, उन लोगों को क्या प्रोवाइड किया गया, खाद्यान्न प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अनाज प्रोवाइड किया गया। जैसे अभी हम लोगों को राशन मिलता है, ठीक है, राशन कार्ड बना हुआ है सभी का, तो सभी को क्या मिलता है, उस पर खाद्य मिलता है, गेहूं, चावल, चीनी, जो भी मिलता है। ठीक है, तो ये किसके अंडर, किस अधिनियम के अंडर है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, योजना के तहत राशन कार्ड के माध्यम से गरीब परिवारों को चावल, गेहूं और अन्य जितनी भी ज़रूरी खाद्यान्न होती हैं वो सबको प्रोवाइड कराई जाती है। कोविड-19 के क्या था, कोविड-19 के दौरान भी लोगों को प्रोवाइड कराए गए थे। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट द्वारा, सीएम ने भी, अलग अलग स्टेट के जितने भी सीएम हैं उन्होंने भी क्या प्रोवाइड किया था, खाद्यान्न प्रोवाइड किया था सभी को। और साथ में जो हमारे पीएम हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा उन लोगों को भी क्या प्रोवाइड किया गया था, उन लोगों द्वारा भी खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, ये किसके अंडर था, NFSA। और आपको हर महीने एक राशन कार्ड के जरिए भी जितनी भी एक घर की ज़रूरी खाद्यान्न चीज़ें होती हैं वो भी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है जी, यही थी हमारी क्या, कुछ भारत में जितनी भी गरीबी निपटने के लिए कुछ रणनीतियां थी, जो कुछ कार्यक्रम थे, जिसमें कि पहला था हमारा मनरेगा, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली लोगों को क्या प्रोवाइड कराया गया, रोजगार प्रोवाइड कराया गया। सेकंड में लोगों को आवास प्रोवाइड किया गया। थर्ड में क्या था हमारा, लोगों को खाद्य यानी कि खाना प्रोवाइड किया, कच्चा माल जो था वो प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति की बेसिक नीड्स 3 ही होती हैं, कौन सी, पहला होता है हमारा फूड, दूसरा होता है शेल्टर, और तीसरा होता है हमारा क्या, यहाँ पर रोजगार। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर है यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना था। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कोई एक व्यक्ति जब अपना स्टार्टअप ओपन करता है, एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, वही क्या कहलाता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। तो सीधा सीधा था सामाजिक एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब था जितनी भी एक समाज में प्रॉब्लम्स रहती हैं, रोजगार को लेकर के, आई इनइक्वालिटी को लेकर के, ठीक है, और मेन और वुमेन्स के बीच में भी भेदभाव होता है वर्क को लेकर के। ठीक है, तो उन सभी को क्या करना था, कम करना था, और सीधा सीधा था लोगों को एक फाइनेंशियली रूप से प्रॉफिट अर्न करना था। ठीक है, सामाजिक उद्यमिता में उद्यमी एक व्यवसाय या एक संगठन स्थापित करता है, एक बिजनेस, एक स्टार्टअप स्टार्ट होता है, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, एक समाज में भलाई की जा सके, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ में जितनी भी गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, असमानताएं होती हैं, ठीक है, उसको कम करना और उसमें सुधार लाना। ये किसका वर्क था, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, अब है यहाँ पे हमारे पास सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की विशेषताएं, जिसमें कि पहला है समाज के प्रति प्रतिबद्धता। सामाजिक उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाना होता है, यानी कि शिक्षा में, हेल्थ में, और जितने भी हमारा पर्यावरण भी इसमें आता है, असमानताएं होती हैं उसमें क्या लाना है हमें, उसमें सुधार लाना। ठीक है, और जितनी भी समाज की ज़रूरतें होती हैं या फिर जितनी भी यहाँ पर समस्याएं हैं उनको हल करना है, उन पर डिस्कस करके उनको सॉल्व करना।
फिर सेकंड है यहाँ पर हमारा सामाजिक समस्या का समाधान। जितनी भी सामाजिक समस्याएं अभी हमने पढ़ी शिक्षा को लेकर के, हमारी मोस्टली 5 ही होती हैं। खाना, उसके बाद यहाँ पर हमारा शेल्टर, उसके बाद हेल्थ, उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन। यही कुल मिला के जो चीज़ें होती हैं उनमें क्या लाना था, एक सामाजिक रूप से इन समस्याओं का समाधान करना। किसके ज़रिए? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए। ठीक है जी। मोस्टली जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं और जितने भी गरीब हैं, एक शहरी क्षेत्र में और एक यहाँ पर हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। सेकेंड है यहाँ पर लाभ और समाज सेवा का संतुलन। सामाजिक उद्यमिता में केवल ये नहीं था कि लोग एक जो व्यक्ति है जिसका यहाँ पर एंटरप्रेन्योर है, जिसका बिजनेस है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट अर्न करे, सिर्फ उस पर फोकस करे, बट साथ में क्या करना था, समाज का विकास, एक पूरा सोशल, जितनी भी एक सोसाइटी है उसमें विकास लाना था और उसका कल्याण करना था, उसमें योगदान करना था कुछ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है पॉइंट नवाचार, इनोवेशन। सीधा सीधा अपने एक ट्रेडिशनल कल्चर से उठ करके हमें कहाँ पर आना है, मॉडर्नाइजेशन में, कुछ न्यू जो नए विचार हैं उनको अपनाना। ठीक है। साथ में जिसमें हम न्यू टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं। ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में सुधार ला सकते हैं उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, इनोवेशन लाना था। ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, एक समाज की जितनी भी समस्याएं थी, उस इनोवेशन के जरिए उनको हल करना था। ओके। अब यह है हमारा यहाँ पर NEP 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये एक नई शिक्षा नीति है। पहली थी हमारी यहाँ पर 10+2। ठीक है। यानी कि पहले एक स्टूडेंट क्या करता था, 10th क्लास क्लियर करता था, उसके बाद सीधा सा क्या आता था, 11th एंड 12th। पहले ये नीति थी, बट 2020 के बाद अब आपकी ये नीति चेंज हो गई है। ये हो गई है आपकी यहाँ पर 5+3+3+4, यानी कि 5th क्लास तक बच्चा, जो आपकी नर्सरी LKG होती है, UKG होती है और 1st और 2nd क्लास होती है। ठीक है। वो 5th क्लास के अंडर आएगा। ठीक है। जिसमें बच्चा क्या सीखेगा, खेल कूद करके ये सारी चीज़ें, अपनी चीज़ों को सीखेगा। ठीक है। स्टडी करेगा। फिर 3rd में यहाँ पर 3 का मतलब है 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। अब यहाँ पर बच्चा एक्टिविटी करेगा। ठीक है। कुछ नई चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगा, तब एजुकेशन लेगा। उसके बाद यहाँ पर आई 3rd क्लास में, फिर से यहाँ पर 3 का मतलब है 6th, 7th और 8th। अब जो बच्चे ने अब तक की एक्टिविटीज़ करी थी, ठीक है, उनको फॉलो करके कुछ न्यू स्किल्स आएंगी उसमें। ठीक है। डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। कौन सी क्लास में, 6th, 7th, 8th में। ये थी हमारी न्यू पॉलिसी 2020 की। उसके बाद यहाँ पर 4th का है 9th, 10th, 11th एंड 12th। अब बच्चा जो भी अब तक 8th क्लास तक सीखता आ रहा था, उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेगा। ठीक है। एजुकेशन के जरिए उन चीज़ों को सीखेगा, न्यू स्किल सीखेगा, डेवलपमेंट करेगा। ठीक है। यही थी हमारी क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। भारत सरकार द्वारा पेश की गई एक व्यापक और समग्र योजना है, जिसमें कि उद्देश्य था भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना और वैश्विक मानकों को अनुरूप बनाना था। ठीक है। इस नीति का उद्देश्य क्या था, शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और गुणवत्तापूर्वक बनाना। यानी कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एक एजुकेशन है, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो कैसी होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्वक होनी चाहिए। एजुकेशन में क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि एक प्रत्येक व्यक्ति की जो जीवन भर की शिक्षा है उसमें सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये थी हमारी NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद NEP के हमारे कुछ मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं हैं, जैसे कि व्यापक और समावेशी शिक्षा, यानी कि भारतीय नागरिकों के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा कैसे मिलनी चाहिए, गुणवत्तापूर्वक मिलनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। कोई भी एक भी स्टूडेंट, एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये था हमारा व्यापक और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। उसके बाद था यहाँ पर हाई आधारित कौशल और सृजनात्मक, जिसमें कि NEP 2020 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है
छात्रों को सृजनात्मक, आलोचनात्मक सोच और समस्या, यानी कि अब एक स्टूडेंट में क्या है कि इतनी स्किल्स, इतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए कि वो किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सके, न्यू सॉल्यूशन ले, न्यू आइडियाज़ आए, इनोवेशन ले, टेक्नोलॉजी को सीखे, एनालाइज करे, प्रॉब्लम जो भी है और उसके साथ क्या करे, वो इतना प्रशिक्षित होना चाहिए कि जितने भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको समझ सके, समझ के एनालाइज करे और उसको समाधान ढूंढे, ठीक है, ताकि वो भविष्य में किसी भी चुनौती का, अगर कोई भी चुनौती आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका क्या कर सके, यहाँ पर समाधान ढूंढ सके। ठीक है जी, ये था हमारा क्या, हाई आधारित कौशल और सृजनात्मक। आगे है हमारा यहाँ पर मूल्य आधारित और समग्र शिक्षा। छात्रों को सिर्फ शैक्षिक ज्ञान नहीं बल्कि उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को सुधारने के मूल्य आधारित शिक्षा भी दी जाएगी। अब यहाँ पर एनईपी का सिर्फ मतलब ये नहीं था कि बच्चों को सीधा सीधा सा सिर्फ एजुकेशन दो और वो बच्चा आप सीख जाएगा। अब यहाँ पर ये भी था कि उसे उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, वो एजुकेशन के ज़रिए क्या करे, अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना भी सीखे। ठीक है, उसकी जो लाइफ है, उसकी लाइफ में वो खुद क्वालिटी लेकर के आए। एजुकेशन का सीधा सीधा सा यहाँ पर ये मतलब था। उसके बाद यहाँ पर है हमारा मूलभूत शिक्षा में सुधार। इसमें पॉइंट है, नीति में बालकों के लिए समग्र और जीवन परक शिक्षा का प्रावधान किया गया। यह प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को सोचने, समझने और सीखने के तरीके से प्रेरित करती है कि हर एक स्टूडेंट क्या करेगा अब, ठीक है, कुछ चीज़ों को सीखेगा। स्टार्टिंग से ही क्या होगी, उसमें स्किल्स डेवलपमेंट की जाएगी। ठीक है, सोचने समझने की शक्ति अभी से ही उसमें क्या की जाएगी, प्रेरित की जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट से ही। ठीक है, शिक्षा में केवल 5 वर्षों के बच्चों की नींव को मजबूत करने के लिए समग्र शिक्षा के सिद्धांत को अपनाया गया। यानी कि अब शिक्षा में कोई भी व्यक्ति अगर उस बच्चे की जो नींव को मजबूत करना है तो वो बच्चा कैसा होना चाहिए, 5 वर्ष से ही शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, और ये था सिद्धांत कि सभी बच्चे को ये समग्र शिक्षा प्रोवाइड करानी जा रही है, जो अभी हमने पढ़ी है एनईपी 2020 की, यानी कि 5+3+3+4। ठीक है, यानी कि एक बच्चा स्किल्स डेवलपमेंट करेगा, सोचने की, उसके समझने की, उसके सीखने की, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान ढूंढना है, तो वो अभी से ही आपको स्टार्टिंग से, यानी कि उसकी जो नींव है वो नींव अभी से ही स्टार्ट करती जाएगी, स्टार्टिंग से ही। ठीक है, जिससे कि वो आगे जा कर के 12th तक इसमें जो ये एजुकेशन है, जो ये एजुकेशन प्रणाली है, इसमें उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये थी हमारी एनईपी और उसकी उद्देश्य और विशेषताएं। ठीक है जी, सो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है इन मेन टॉपिक्स के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।